आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। फरवरी के बाद पहली बार देश में जीएसटी कनेक्शन 1 लाख करोड़ पार। अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा है जीएसटी कनेक्शन। जीएसटी कनेक्शन के मोर्चे पर सरकार के लिए 8 महीने बाद अच्छी खबर आई है। जीएसटी कनेक्शन का आंकड़ा अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा है। फरवरी के बाद पहली बार जीएसटी कनेक्शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए पार गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को ये जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 30 अक्टूबर 2020 को दाखिल किए गए कुल जीएसटीआरबी 3 रिटर्न की संख्या 80 लाख पार पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में कुल जीएसटी संग्रहण 1,05,155 करोड़ रुपए रहा, जिसमें एसजीएसटी का हिस्सा 19,193 करोड़ रुपए रहा। वहीं एसजीएसटी का 5,411 करोड़ रुपए और आईजीएसटी का 52,540 करोड़ रुपए रहा। इसमें वस्तु आयात पर 23,395 करोड़ रुपए का संग्रहण भी शामिल है और 8,011 करोड़ रुपए का उपकर और 932 करोड़ रुपए का आयातित वस्तु भी इसमें शामिल है। तमिलनाडु सरकार ने स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों को खोलने की दी है मंजूरी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद अनलॉक प्रक्रियाओं में सभी राज्यों ने ढील देना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देते हुए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का पालन करते हुए नवंबर महीने से स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क खोलने की मंजूरी शनिवार को दे दी है। यह डील कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक उपनगरीय ट्रेन सेवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि स्कूल और सभी कॉलेज और रिसर्च और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शीघ्र ही शैक्षणिक संस्था छात्रावास 16 नवंबर से यहां पर खुलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएगी। हालांकि पहले सरकार ने घोषणा की थी कि 10वीं से 12वीं की कक्षाएं छात्रों को 1 अक्टूबर से स्वैच्छिक आधार पर ये स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस की बढ़ती चिंताओं के चलते सरकार ने अपना आदेश उस टाइम में वापस ले दिया था। सीएम ने कहा था कि सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क 50% क्षमता के साथ 10 नवंबर से अपना काम शुरू राज्य में कर सकते हैं। वही कंटेनमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं होगी, वहाँ ये नियम सख्ती से लॉकडाउन के नियम लागू रहेंगे। वहीं स्विमिंग पूल और तट पर्यटन स्थल सभी बंद रहेंगे। होलसेल फल विक्रेता 2 नवंबर से यहाँ पर फलों की बिक्री वो कर सकते हैं। वहीं तमिलनाडु में शादी समारोह में शामिल होने वाले संख्या में वृद्धि कर दी गई है। इसमें 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। वहीं फिल्म, टेलीविजन शूटिंग यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन 150 से अधिक लोग यहाँ पर शामिल नहीं होने चाहिए। फेस्टिव सीजन में रेलवे ने कैंसिल कर दी है 6 स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए यहां पर फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही जिस ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी वहां क्लोन ट्रेन चलाने का यहां पर फैसला किया गया था। लेकिन अब फेस्टिव सीजन में भारतीय रेलवे ने 6 फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों और 2 क्लोन ट्रेनों को यहां पर कैंसिल कर दिया। रेलवे का कहना है कि क्लोन ट्रेन आगामी आदेश तक कैंसिल रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी कारणों से रेलवे ने 6 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को यहां पर कैंसिल किया। इसके साथ 2 क्लोन ट्रेनों को भी यहां पर कैंसिल किया है। वहीं शनिवार को दिल्ली आने जाने वाली 6 ट्रेनों को यहां पर कैंसिल किया गया है, जिसमें आनंद विहार टर्मिनल से लखनऊ जाने वाली और आने वाली फेस्टिव स्पेशल ट्रेन नंबर 4421 और 4422 को 2 नवंबर, 5 और 7 नवंबर को और 1 और 4 और 6 नवंबर को यहाँ पर कैंसिल किया गया है। वहीं नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी, कटरा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली फेस्टिव स्पेशल ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली बठिंडा फेस्टिव स्पेशल ट्रेन को कैंसिल करने की लिस्ट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा नई दिल्ली कालका शताब्दी के साथ साथ नई दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी और दिल्ली शरीर गंगानगर सुपरफास्ट और दिल्ली जम्मू तवी स्पेशल और नई दिल्ली कटरा श्री शक्ति एक्सप्रेस और अमृतसर जयनगर फेस्टिवल ट्रेन को यहां पर कैंसिल किया गया है। रेलवे के मुताबिक ऑपरेशनल कारणों के कारण नई दिल्ली से पटना के राजेंद्र नगर जाने वाली और आने वाली क्लोन ट्रेन को अगले आदेश तक यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए कई फेस्टिव स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यात्रियों की बढ़ती मांग के आधार पर रेलवे ने और भी ट्रेन का इंतजाम रेलवे अब कर रहा है।
देश में पहली बार कोरोना वायरस के मामलों में दर्ज हुई है मासिक गिरावट। अक्टूबर में 30% कोरोना के मामलों में आई है कमी। भारत में अब दिनों दिन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम सामने आ रहे हैं। रविवार को देश में कोरोना के कुल 46,964 नए मामले भारत में सामने हैं। इस बीच राहत की खबर यह है कि दरअसल जब से भारत में कोरोना वायरस संक्रमण शुरू हुआ है तब से अब तक पहली बार देश में कोरोना के मामलों में मासिक गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में भारत में कोरोना के मामलों में 30% तक कमी देखी गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना के नए मामलों और मौतों में सितंबर के मध्य यहाँ पर कमी देखी जाने लगी है। इसका असर अक्टूबर के आंकड़ों पर दिखाई दिया है। पूरे अक्टूबर महीने में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 18.3 लाख केस भारत में सामने आए हैं। 18,03,000 मामले भारत में सामने आए हैं, जबकि सितंबर में ये 26 लाख के पास थे। अगस्त के मुकाबले अक्टूबर में कोरोना के केस की संख्या कम रही है। अगस्त में देश में 19 लाख कोरोना के केस सामने आए थे। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों की बात करें तो देश में अक्टूबर में करीब 23,500 लोगों की मौत हुई थी। यह संख्या सितंबर महीने के मुकाबले 29% में कमी है। वही सितंबर महीने में देश में 33,255 लोगों की मौत हुई थी। वहीं भारत में अगस्त में 28,859 लोगों की मौत हुई थी। वहीं आपको बता दें कि देश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 46,964 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संख्या बढ़कर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 81,85,083 हो गई है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटों में 470 लोगों की भारत में मौत हुई है, जिसके बाद भारत में मौतों का कुल आंकड़ा भी यहाँ पर 1,22,111 हो गया है। भारत में अब तक 74,91,513 लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं भारत में अभी फिलहाल 5,70,458 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये भारत में एक्टिव केस है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। भारत में अब रिकवरी रेट 91% से ज़्यादा हो गया है। भारत में यानी प्रति 100 व्यक्तियों में 91 लोग भारत में ठीक होकर घर जा रहे हैं। भारत में रिकवरी रेट 91% से ज़्यादा हो गया है। वहीं भारत में मृत्यु दर भी यहाँ पर बिल्कुल नीचे गिर गया है। मृत्यु दर भारत में 1.5% हो गया है, जो कि एक भारत के लिए एक सुखद खबर है। 7 महीने बाद आज से उत्तराखंड में कक्षा 10 और 12 के लिए खुलेंगे स्कूल। 7 महीनों के अंतराल के बाद उत्तराखंड में स्कूल सोमवार यानी आज से फिर से कक्षा 10 और 12 के लिए खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने सामाजिक और शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने वाले स्कूलों को खोलने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। देहरादून जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि सभी स्कूलों में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है, ताकि यहाँ सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ स्वच्छता के सभी प्रोटोकॉल, मास्क की उपलब्धता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानक लागू है। वहीं शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि सभी स्कूलों के निरीक्षण किए गए हैं और हम स्कूलों में की गई व्यवस्था से संतुष्ट है। देहरादून में अब केवल एक निजी बोर्डिंग स्कूल खुल रहा है और अन्य अभी भी अपने छात्रों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता की सहमति का इंतजार अन्य स्कूल कर रहे हैं। वह स्कूलों में आमतौर पर 40 छात्रों का एक क्लास होता है, जिनमें अधिकतम 20 छात्रों को केवल एक विशेष कक्षा में बैठाया जाएगा। अधिक संख्या वाले छात्रों को भीड़ से बचाने के लिए शिफ्ट प्रणाली का पालन यहाँ पर किया जाएगा। वही उत्तराखंड सरकार द्वारा स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार स्कूल प्रबंधन को कई शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें रोजाना कक्षा से पहले और बाद स्कूलों के परिसर की सफाई शामिल है। स्कूलों में सफाई कर्मी, एडवांस और थर्मल स्क्रीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार चुनाव में 10 लाख नौकरियों के बाद तेजस्वी यादव ने अब रिटायरमेंट की उम्र को लेकर किया है बड़ा ऐलान। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने अब रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। चुनावी साल में बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाले तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 50 साल में रिटायरमेंट की उम्र को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। पटना में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश और बीजेपी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट देने का फरमान जारी किया है, लेकिन 70 साल से अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 50 साल में रिटायरमेंट के फैसले को समाप्त कर देगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारों को नौकरी देने पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। वहीं तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और नर्सें नहीं हैं। शिक्षा को नीतीश कुमार की सरकार ने चौपट कर दिया है। बिहार में अब 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा होता है। तेजस्वी यादव इस चुनाव में बेरोजगार का मुद्दा हर मंच से उठा रहे हैं। उनकी हर सभा में इस बात को दोहराया जा रहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई, उनकी पार्टी
पार्टी सत्ता में आई तो 10 लाख युवाओं को वो सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि तेजस्वी ने इस घोषणा को विपक्ष तेजस्वी की इस घोषणा को विपक्ष झूठा बताने में नहीं चूक रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार यहाँ पर आज खत्म हो जाएगा। मंगलवार को यहाँ पर 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, जबकि अंतिम चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। विधानसभा नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। इसको लेकर सभी दलों द्वारा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से जारी है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग ने अपने अंतिम मैच में पंजाब को हराया। ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली है शानदार पारी। आईपीएल 2020 के 53वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही पंजाब भी प्लेऑफ की रेस से पार हो गई है। चेन्नई सुपर किंग के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 गेंदों में नाबाद 62 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का जड़ा। वही आईपीएल 2020 में गायकवाड़ का ये लगातार तीसरा अर्धशतक है। किंग्स इलेवन पंजाब ने इस मैच में पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए थे। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 18.5 ओवर में आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर दिया। इससे पहले टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब को मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए यहाँ 5.2 ओवर में 48 रन दोनों खिलाड़ियों ने जोड़े। मयंक अग्रवाल 15 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके यहाँ पर जड़े। वही मयंक के आउट होते ही पंजाब की पारी बहुत ही धीमी हो गई। पावर प्ले यानी पहले 6 ओवरों में 53 रन बनाने वाली पंजाब 10 ओवर में सिर्फ 65 रन ही बना सकी। इस दौरान कप्तान केएल राहुल 27 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया। वही क्रिस गेल ने आज बहुत धीमी पारी खेली। गेल ने 19 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 63.16 रहा। इसके बाद निकोलस पूरन भी 6 गेंदों में 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वही 72 रनों पर 4 विकेट गिर जाने के बाद में दीपक हुडा ने चेन्नई की गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। उन्होंने 30 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने अपने बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकाले। वही मनदीप सिंह ने 15 गेंदों में 14 रन उन्होंने बनाई। वही चेन्नई सुपर किंग के लिए लुंगी नागदी ने यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवरों में 39 रन देकर 3 विकेट झटके।